अब हिंदी की परीक्षा है, क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, क्या पढ़ें क्या छोड़ दें। ऐसे कौन कौन से बिंदु हैं, ऐसे कौन कौन से प्रश्न हैं जो पेपर में आ सकते हैं। तो आपके मन में फिर से काफ़ी सारी दुविधाएं होंगी, काफ़ी सारी समस्याएं होंगी। तो आज के इस वीडियो में आपकी जो दुविधाएं हैं, आपकी जो समस्याएं हैं, उसको कैसे दूर किया जाए उसी पर चर्चा करेंगे, उसी पर बात करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए और पेपर के बाद जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आपके लिए कैसा हेल्पफुल रहा कि नहीं, क्या इससे आपको मदद मिली कि नहीं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें हिंदी भाषा शिक्षण में प्रथम इकाई की बात करें, तो देखिए प्रथम इकाई में कौन कौन से प्रश्न हैं जो ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो इसमें देखिए, नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार विद्यालय शिक्षा के संदर्भ में हिंदी भाषा का स्थान। तो अगर हम बिंदु 4 की बात करें, तो ये जो बिंदु है काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपके पिछले साल ही आपका जो सिलेबस है उसमें इसको जोड़ा गया है। तो इस हिसाब से देखें तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा जो एक प्रश्न है बार बार पेपर में आ जाता है कि हिंदी भाषा पर विभिन्न जो समितियां हैं, जो आयोग हैं, उनकी सिफारिश कौन कौन सी हैं। तो इसको भी आप पढ़ लेना और इसमें आपको क्या लिखना है कि आज़ादी के बाद जो ताराचंद समिति है, उसके बाद अ, हम बात करते हैं मुदालियर आयोग की, कोठारी आयोग की, राधा कृष्णन जो कमीशन है, आयोग जो है। तो इन चार जो ये समितियां हैं, जो आयोग हैं, आपको इन्हीं के बारे में लिखना है। तो नाम तो आपको ऐसे ही पता हो जाएंगे कि सबसे पहले आई थी ताराचंद समिति, उसके बाद राधा कृष्णन आयोग आया था, उसके बाद फिर आया था मुदालियर आयोग, फिर कोठारी आयोग। ठीक है, तो चार याद हो जाएंगे। तो इन्होंने क्या क्या सिफारिश दी, अगर हम बात करें कि ताराचंद समिति और मुदालियर जो आयोग है, इन्होंने दो भाषा नीति की बात की, द्विभाषा सूत्र की बात की। और इसके अलावा अगर हम बात करें राधा कृष्णन आयोग की, तो राधा कृष्णन आयोग ने उच्च माध्यमिक स्तर पर तीन भाषा सूत्र की बात की और कोठारी आयोग ने माध्यमिक स्तर पर तीन भाषा सूत्र की बात की। तो इस तरह से आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं। ठीक है, और अगर देखिए हम पहले बिंदु की बात करें भाषा की उत्पत्ति, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। और दूसरा जो है, मुझे नहीं लगता कि आपको इसको पढ़ने की जरूरत है, भाषा का अर्थ क्या है। तो भाषा क्या है, भाषा हमारे विचारों के आदान प्रदान का माध्यम है। तो आप लिख सकते हैं इसको थोड़ा बढ़ा चढ़ा के, भाषा के प्रकार कौन कौन से हैं। तो भाषा का प्रकार क्या है, लिखित है, मौखिक है, सांकेतिक है। भाषा का क्या महत्व, तो देखिए भाषा के बिना तो आपकी जिंदगी है ही नहीं, कुछ बेअर्थ जिंदगी है। तो ये जो दूसरा जो बिंदु है, दूसरा जो पॉइंट है, इसको तो आप आराम से बिना पढ़े भी लिख सकते हैं। तो इस यूनिट में जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आप तीसरा और जो चौथा जो बिंदु है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये अगर तीसरे की बात करें तो ये बार बार पेपर में आ जाता है, तो आप इसको ज़्यादा अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है, और पहले वाले में भाषा की उत्पत्ति जो है, आप उसको पढ़ लेना कि भाषा की उत्पत्ति के सिद्धांत क्या क्या हैं। और इसके अलावा तीसरा, चौथा और दूसरे को तो मुझे नहीं लगता आपको पढ़ने की जरूरत है, तो इसको तो आप अपने आप लिख सकते हैं। ठीक है, और अगर हम बात करें द्वितीय इकाई की, तो देखिए द्वितीय इकाई में अगर आप सिर्फ पहला अगर बिंदु पढ़ लेते हैं ना कि भाषा कौशल से क्या अभिप्राय है और भाषा शिक्षण में उनकी भूमिका क्या है। तो भाषा कौशल, तो कौशल में चार चीजें आती हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। यही चारों भाषा कौशल हैं कि सही से सुनना, सही प्रकार से बोलना, सही प्रकार से पढ़ना, सही प्रकार से लिखना। ठीक है, तो यही चार भाषा कौशल होते हैं। अगर आपने पहला पढ़ लिया तो आप इसमें दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा जो बिंदु है, पॉइंट है, उसको आप आराम से कर सकते हैं। तो देखिए, अगर मान लो हम बात करें, ये चार कौशल हैं, श्रवण कौशल है, ठीक है, वाचन कौशल है, लेखन कौशल है, पठन कौशल है। तो इनमें से कोई भी दो कौशल आपसे पूछे जा सकते हैं पेपर में। दो कौशल दे सकते हैं, उनमें से आपको कोई एक करना है। तो इसमें से कोई भी दो कौशल जो आपको अच्छे से याद हो, आप कोई भी दो कौशल कर लेना। ठीक है, तो इन चारों में से आपको कोई भी दो कौशल करना है। ठीक है, तो अब मान लो हम एक कोई भी इसमें से एक बिंदु ले लेते हैं। मान लो अगर हम बात करते हैं कि श्रवण कौशल, ठीक है, तो श्रवण का मतलब क्या होता है, सुनना। बिना सुने आप चीजों को समझ ही नहीं सकते। तो ऐसी कौन कौन सी विधियां हैं, तो इसमें क्या है कि कक्षा में जो अध्यापक बच्चों को पढ़ा रहा है, तो कौन कौन सी विधियों से आप चीजों को सुनते हैं। ठीक है, अध्यापक जो है व्याख्या करता है तब भी आप सुनते हैं। अध्यापक प्रश्नोत्तर जो है अगर कक्षा में चलता है तब भी सुनते हैं। जब क्लास में परिचर्चा होती है, डिस्कशन होता है, तब भी सुनते हैं। वाद विवाद होता है तब भी सुनते हैं। तो इसमें सारी विधियां आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर हम बात करें
लेखन कौशल की। तो लेखन कौशल क्या है? सही प्रकार से लिखना, ठीक है? और लेखन कौशल की विधियाँ, तो ऐसी कौन-कौन सी विधि है क्लास में जिसमें बच्चों को लिखने के लिए कहा जाता है? आप याद कीजिए, ठीक है? एक होता है जो परियोजना आपको दी जाती है, इसके अलावा आपकी जो परीक्षाएँ ली जाती हैं, उसमें भी आपको लिखने के लिए कहा जाता है। गृह कार्य भी आपको दिया जाता है, उसमें भी आपको लिखने के लिए कहा जाता है, ठीक है? तो पठन, सही प्रकार से पढ़ना, ठीक है? तो पठन कौशल, इसके लिए कौन-कौन सी विधियाँ हो सकती हैं? तो कक्षा में अध्यापक आपसे पढ़ने के लिए बोलता है, तो ठीक है, इसमें क्या हो सकता है कि जो पाठ्य पुस्तक जो है, जिसमें पाठ विधि है, जिसमें पाठ्य पुस्तक आपसे पढ़ने के लिए कहा जाता है, ठीक है? तो इन 4 जो कौशल हैं, 4 में से आप कोई भी 2 कौशल कर लेना, इनमें ज़्यादा है कि 2 कौशल पूछ सकते हैं। इसके अलावा फिर आप देख लेना व्यावहारिक व्याकरण शिक्षण क्या है? तो व्याकरण शिक्षण मतलब व्याकरण की शिक्षा देना, और इसकी जो विधियाँ हैं, आगमन विधि, निगमन विधि और भाषा संसर्ग विधि, जिसमें कक्षा में जब पाठ पढ़ाया जाता है, तो उसी के साथ बच्चों को व्याकरण बता दिया जाए, व्याकरण को अलग से ना पढ़ाया जाए, ठीक है? आगमन विधि में क्या होता है कि बच्चों को पहले उदाहरण दिया जाता है, फिर बच्चों को नियम या परिभाषा बताई जाती है, और निगमन में पहले नियम बताया जाता है, फिर परिभाषा। और व्यावहारिक व्याकरण की बात करें तो व्यावहारिक व्याकरण का मतलब क्या है कि बच्चों को सिर्फ व्याकरण की शिक्षा ना देकर, ठीक है, बच्चों को व्याकरण की शिक्षा ना देकर क्या किया जाए कि जब बच्चों को कक्षा में कक्षा में जब एक हिंदी का शिक्षक है बच्चों को पाठ्य पुस्तक पढ़ा रहा होता है, अलग अलग पाठों को पढ़ा रहा होता है, तो उसके साथ बच्चों को व्याकरण का सही तरीके से प्रयोग करना सिखाना, व्याकरण का अपने व्यवहार में प्रयोग करना सिखाना। रोज़ाना बच्चे जो बोलते हैं, एक-दूसरे से बात करते हैं, तो उसमें व्याकरण का प्रयोग करना सिखाना, ना कि कक्षा में व्याकरण को रटना सिखाना, ठीक है? तो व्यावहारिक व्याकरण मतलब व्याकरण का प्रयोग अपने रोज़ाना की जो बोलचाल भाषा में करना सिखाना। तो इसे क्या कहते हैं? व्यावहारिक व्याकरण शिक्षण, कि व्याकरण का जो प्रयोग है हमारे रोज़मर्रा के जीवन में करना, चाहे विद्यालय में, चाहे घर पे, चाहे हमारे समाज में। तो देखिए, यहाँ पे भी 2-3 तरह के मत होते हैं। एक भाषा विद्वान मानते हैं कि बच्चों को व्याकरण की शिक्षा दी ना जाए, क्योंकि बच्चे तो व्याकरण अनुकरण से सीखते हैं। तो दूसरे विद्वानों का मानना है कि बिना व्याकरण के बच्चों को भाषा की सही तरीके से शिक्षा, शुद्ध तरीके से शिक्षा दी ही नहीं जा सकती। लेकिन व्यावहारिक व्याकरण क्या है? दोनों के बीच का मार्ग है कि बच्चों को पहले तो जब बच्चा छोटा होता है, तो उसको अनुकरण के द्वारा भाषा सिखाई जाए। आरंभ में बच्चों को भाषा बोलना सिखाया जाए, पढ़ना सिखाया जाए, लिखना सिखाया जाए प्राथमिक स्तर पे, और धीरे-धीरे जब बच्चा माध्यमिक स्तर पर आता है, धीरे-धीरे बड़ी कक्षाओं में जाता है, तो फिर उसको व्याकरण का ज्ञान दिया जाए, और व्याकरण का ज्ञान कैसे अलग से ना पढ़ाया जाए, बल्कि जब कक्षा में पाठ का जो अध्ययन किया जाता है, तो उसी के साथ व्याकरण बता दी जाए, ठीक है? इसके अलावा पद्य, गद्य क्या है, ठीक है? इनकी कौन-कौन सी विधियाँ हैं, तो ये आप देख सकते हैं। लेकिन इस जो अब द्वितीय इकाई की बात करें, तो इसमें जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आप 4 भाषा कौशल में से कोई भी 2 कर लेना, और इसके अलावा आप जो व्याकरण शिक्षण है, आप इसके बारे में पढ़ लेना, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये आ सकता है, ठीक है? और गद्य और पद्य में क्या अंतर है? तो गद्य क्या है? एक तरह से कविताएँ हैं, लयबद्ध रचना है, और पद क्या है? गद्य, अगर सॉरी, इसमें हम बात करें पद्य की, तो पद्य मतलब कविता, ठीक है? एक तरह की लयबद्ध रचना, जिसमें भावों की प्रधानता होती है। लेकिन अगर हम गद्य की बात करें, तो गद्य क्या हुआ? गद्य हुआ जिसमें विचारों की प्रधानता होती है, इसमें लय नहीं होता, इसमें भाषा के जो व्याकरण के नियम हैं, उसको ध्यान में रखा जाता है। ठीक है? तो इस तरह से आप गद्य और पद्य में अंतर लिख सकते हैं। और अगर हम बात करें तृतीय इकाई की, तृतीय इकाई, तो विद्यालय शिक्षा में हिंदी भाषा शिक्षण की क्या आवश्यकता है? एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके अलावा आप दूसरे तीसरे में से कोई एक भी कर लेना। अगर आपने माध्यमिक स्तर पे कर लिया, तो आप उच्च माध्यमिक का भी आराम से लिख सकते हैं, उच्च माध्यमिक का कर लिया तो माध्यमिक स्तर का भी आराम से लिख सकते हैं। एक के आधार पर दूसरा लिख सकते हैं, तो आप इनमें से कोई एक कर सकते हैं। इसके अलावा मूल्यांकन क्या है? तो मूल्यांकन मतलब मूल्यों को आँकना, कि एक निश्चित समय में बच्चे ने कितना सीखा। मूल्यांकन की आवश्यकता क्यों है? अब मान लो आप शिक्षक हो, तो मूल्यांकन की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि आपको ये जानना है ना कि बच्चे ने कितना सीखा अभी तक। और अगर आप बच्चे हो, तो आप मूल्यांकन के द्वारा आपको अपने बारे में पता चलता है, इससे अभिभावकों को बच्चों के बारे में पता चलता है। तो इस तरह से आप अगर इस तरह का प्रश्न आ गया, तो आवश्यकता, तो आप एक शिक्षक के नज़रिए से देखिए क्या आवश्यकता है, एक बच्चे के नज़रिए से सोचिए, एक जो अभिभावक हैं, पेरेंट्स हैं, उनके नज़रिए से देखिए।
ठीक है? फिर प्रश्न पत्रों के निर्माण का आधार क्या है? तो निर्माण का आधार जैसे हमने बात की थी कि जब प्रश्न पत्र का निर्माण किया जाता है, तो देखा जाता है कि जो ज्ञानात्मक कि बच्चों को कितना ज्ञान है विषय वस्तु का, कितनी समझ है, कितना प्रयोग है, कौन-कौन से कौशल का विकास किया जा सकता है। और अगर प्रकार की बात करें तो निबंधात्मक आता है, लघुत्तरी आता है, अति लघुत्तरी आता है, तो इस तरह के प्रश्न आते हैं। तो मूल्यांकन का भी जो है आप आराम से कर सकते हैं, इतना ज़्यादा इसमें सोचने की ज़रूरत नहीं है। प्रश्न आ गया तो आप इसको आराम से लिख सकते हैं। तो अगर हम तृतीय इकाई की बात करें, तो इसमें आप क्या-क्या कर सकते हैं? इसमें आप पहला जो बिंदु है आप उसको कर सकते हैं कि विद्यालय शिक्षा में हिंदी भाषा शिक्षण की क्या आवश्यकता है। इसके अलावा आप दूसरे तीसरे में से कोई एक तैयार कर सकते हैं और मूल्यांकन आप कर सकते हैं, ठीक है? कि मूल्यांकन क्या है, इसके क्या प्रकार हैं, आप इस पर ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं, ठीक है? और उपलब्धि परीक्षण का भी आप इसको एक बार देख सकते हैं, लेकिन जो ज़्यादा जो बार-बार प्रश्न जो आते हैं, इसमें पहला हो गया आपका और जो चौथा बिंदु है वो हो गया, ठीक है? बाकी दूसरे तीसरा एक बार बस आप देख लेना और उपलब्धि परीक्षण का एक आप हल्का-सा देख लेने का उपलब्धि परीक्षण क्या है कि एक निश्चित समय में बच्चे ने कितना सीखा, कितना उपलब्ध किया, उसका पता लगाना ही क्या है, पता लगाने के लिए जो परीक्षण लिया जाता है, उसी उपलब्धि परीक्षण कहा जाता है, ठीक है? तो अगर जैसे मूल्यांकन की आवश्यकता है, आपने ये पढ़ा होगा तो उपलब्धि परीक्षण की भी क्या उपयोगिता है, क्या आवश्यकता है? सिंपल सा आप है कि जो टेस्ट होता है, जो परीक्षा होती है, उनकी क्या आवश्यकता होती है, आप इसमें वही चीज़ लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं और अगर हम बात करें चौथी इकाई की, तो देखिए यहाँ पे नाम से ही दे रखा है कि ऑनलाइन शिक्षण, आभासी शिक्षण एवं मूक। तो मतलब क्या है कि इसमें पहला और दूसरा जो प्रश्न है काफ़ी जो है महत्वपूर्ण है। तो देखिए ऑनलाइन और आभासी, ऑनलाइन मतलब मोबाइल, कंप्यूटर, इंटरनेट इनका प्रयोग करके जो शिक्षण अधिगम किया जाता है उसे ऑनलाइन कहते हैं और आभासी का मतलब है कि आभासी का मतलब है कि एक तरह से अवास्तविक कक्ष मतलब कक्षा में ऑफलाइन नहीं पढ़ाया जा रहा बल्कि कक्षा कैसी हो रही है अवास्तविक चल तो रही है कक्षा लेकिन अवास्तविक है वो मोबाइल पे हो रही है वो लैपटॉप पे हो रही है वो कंप्यूटर पे हो रही है ठीक है तो जो आभासी है ऑनलाइन का ही एक हिस्सा है एक पार्ट है तो बस आपको इतना फर्क करना है बाकी जो इसमें दोनों का महत्व एक जैसा है ठीक है आवश्यकता एक जैसी है इसमें लाभ हानियाँ भी काफ़ी हद तक जो इसमें बिंदु हैं एक जैसे हैं, विधियाँ भी एक जैसी हैं, तो अगर आप एक को कर लोगे और दूसरे का ऑनलाइन और आभासी में बस मतलब समझ जाओगे तो आप आराम से कर सकते हो। बाकी महत्व, आवश्यकता, लाभ, हानियाँ दोनों में काफ़ी बिंदु एक दूसरे से मिलते हैं, तो आप एक को करके दूसरा लिख सकते हो, ठीक है? और इसके अलावा आप इसमें जो आखिरी जो बिंदु है आधुनिक युग में हिंदी भाषा शिक्षक के लिए कौन से आवश्यक और व्यावसायिक गुण होते हैं, ठीक है? गुण एवं दक्षता, तो आप एक कर सकते हैं। तो इस तरह से आप कम समय में इन बिंदुओं पर हल्के-हल्के से थोड़ा-सा आप 15-15, 20-20 मिनट, आधे घंटे एक बार आप इसको देख सकते हैं, तो इससे आपको जो पूरा पेपर है वो अच्छे से याद होगा। लेकिन आपको क्या करना है, सिलेबस ये सामने रखिए और इसके हिसाब से एक-एक जो बिंदु है आप उसको देखिए और जो-जो मैंने इसमें आपको बताया आप उसको ज़्यादा ध्यान देंगे, तो आपका जो पेपर है आने वाला है, आप उसकी अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? एग्ज़ाम के बाद ज़रूर बताइएगा कि इससे आपको मदद मिली कि नहीं। आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद और बहुत-बहुत शुभकामनाएँ।